लोकवाणी न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को राम राम। मैं नरेश लोरा। आज हम पहुंचे हैं खटखट टोल प्लाजा पर। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आज इसी बीच हमारे बीच प्रदीप अलवा जी, काफ़ी इनकी वीडियो वायरल हो चुकी हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर काफ़ी देखे जा रहे हैं। इनका जो उचाना के अंदर जो दिया गया भाषण था वो काफ़ी फेमस हुआ था। लोगों ने इनके बेबाक अंदाज को काफ़ी सराहना की थी और आज इनसे मिलते हैं। हाँ जी, राम राम जी। हाँ, तो प्रदीप सर, पूरा ये आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किसान का आंदोलन जब हर वर्ग हथियार डाल गया, 12 घंटे मजदूरी कर दी गई, टाइम कर दिया गया, तो मजदूर ने आवाज़ नहीं उठाई। बैंक बंद कर दिए गए, कभी यस बैंक बंद हुआ, कभी दूसरे बैंक हुए, कर्मचारी इंतजार करते रहे, वो भी नहीं बोले। BSNL को बेचा गया, 85,000 कर्मचारियों को घर पे भेज दिया गया, आवाज़ नहीं उठाई गई। सब वर्गों की लड़ाई आज एक वर्ग के ऊपर आ गई, किसान के ऊपर आ गई। अगर पढ़े लिखे लोगों ने टाइम पे विरोध किया होता तो आज इन बेचारे किसानों को अपना हल छोड़ के सड़क पे ना बैठना पड़ता। और मैं तो कहता हूँ ये काबिले तारीफ है। इनकी तो हौसला अफजाई इतनी है कि इनका कर्जा कभी चुकाया नहीं जा सकता। पढ़े लिखे लोग जब अपने घरों में डूब के बैठे थे तो उसमें ये अनपढ़ लोग सब लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। ये बात इतिहास में हमेशा लिखी जाएगी। सर, सरकार का सीधा सीधा किसानों के ऊपर आरोप लगता रहा है कि ये सारे विपक्ष ने बहका रखा है इनको, कांग्रेस ने इनको बहका रखा है और उसकी सपोर्ट के कारण ही आज यहाँ पर बैठे हैं। इसके बारे में क्या कहोगे सर आप? उचाना हल्के में जब 2019 के अंदर 20 के अंदर चुनाव हुए तो यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी को 4900 कुछ वोट मिले और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनको सिर्फ 177 वोट मिले। 47,500 से दुष्यंत चौटाला जी जीते। जब इनके पास अगर वोट होते हैं तो यहाँ से इनका विधायक ही बन जाता। तो ये तो सारी निराधार बातें हैं जो ये कह रहे हैं। ये खुद राजनीति कर रहे हैं और नाम ले रहे हैं किसानों का। किसानों की देशभक्ति के ऊपर सवाल भी उठाए गए सर। कभी इनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी या फंड खाने वाले, या अभी थोड़े दिन पहले रामचंद्र जांगड़ा जी का बयान आया था कि वहाँ पर पौवा छाप लोग बैठे हैं। इसके बारे में क्या कहोगे सर आप? ये उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है जो कि एक संकीर्ण विचारधारा की ओर इशारा करती है। उन्हें सोचना चाहिए कि किसान ही वो था जब सारा कोरोना के अंदर देश अपने घरों में डूबका बैठा था तो किसान अपने खेत के अंदर अनाज पैदा कर रहा था, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था। आज वो खालिस्तानी कैसे हो सकता है? आज वो पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? तो ये बात तो रामचंद्र जांगड़ा जी अच्छी तरह से बता सकते हैं, क्योंकि जैसी बात अपने मन के अंदर होती है, जैसी छवि होती है, ऐसी उसमें जनता भी उसको ऐसी देखती है। तो रामचंद्र जांगड़ा जी का जो बयान था कि वहाँ पे शराब पीने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने कभी शराब दी? क्या वो जब भी चुनाव लड़ते हैं क्या वो शराब दे के चुनाव जीतते हैं? अगर ऐसी बातें हैं तो ये अनैतिक बातें हैं और उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो पंजाब के अंदर कल एक MLA साहब को काफ़ी मारा गया, पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? ऐसे लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन इन प्रतिनिधियों को ये बात समझनी चाहिए कि समाज से ऊपर कुछ भी नहीं है। सरकार बाद में, समाज पहले है। वो समाज की अनदेखी कर रहे हैं। जब किसान बिलों का विरोध हो रहा है फिर भी वो राजनीतिक बैठ के क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटम उनको दिया गया, मान क्यों नहीं रहे हैं? साथ में वो पार्टी के प्रति अपनी भक्ति दिखाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक तरीके जो होते हैं वो सरकार ने तार तार कर दिए हैं। आप बिहार के अंदर देख सकते हैं, बिहार में कानून पास किया गया, किसी भी आदमी को शक के आधार पे बंदी बना लो। यूपी के अंदर ऐसा ही कानून है। जब लोकतांत्रिक बातें आती हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या इस देश का प्रधानमंत्री हर तीसरे महीने किसी न किसी राज्य के अंदर एक CM के खिलाफ लड़ता रहता है? क्या ये उनको शोभा देता है? क्या प्रधानमंत्री की पद की कोई गरिमा नहीं है? वो चद्दर ओढ़ के, भगवा की चद्दर ओढ़ के पहाड़ों में, गुफाओं में बैठ जाता है, माला डाल के बैठ जाता है। क्या सब धर्मों को साथ लेके चलना प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं है? सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को इन्होंने खत्म किया है और नाम ले रहे हैं किसान का। किसान 300 आदमी मरे, किसान मर चुके हैं, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा। तब इनको लोकतांत्रिक याद नहीं रहा। आज जब एक MLA के ऊपर इतना गुस्सा लोगों के अंदर था, क्योंकि 4 महीने कोई सड़क पे बैठ के देखो, अपना घर छोड़ के, अपनी खेती छोड़ के, अपनी बहू बेटी की इज्जत को दांव पे लगा के वहाँ सड़कों पे बैठे हैं। आज उनका गुस्सा जायज है। अभी पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन के नेता युद्धवीर सहरावत जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खींच कर ले जाया गया था, उठाकर लेके गए थे। उस समय लोकतंत्र की रक्षा करने वाले जो ये लोग हैं, जो दोगले लोग हैं, उस समय वो लोग नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब जो कल पंजाब की घटना हुई है उसके बाद उनकी लोकतंत्र की हत्या का आरोप लग रहा है। इसके बारे में बताइए सर।
ये लोकतांत्रिक मूल्य राजनीति वालों के हिसाब से बदलते रहते हैं। आज मैं आपको एक थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूँ, वो भी इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि आज बंसीलाल जी की पुण्यतिथि है। बंसीलाल जी की जब सरकार बनी 1996 के अंदर, भाजपा के सहयोग से चल रही थी, और रामविलास शर्मा जी जब दिल्ली से चले, आसाराम जी के आश्रम में गए थे। आसाराम जी के आश्रम में जाते हुए उन्होंने जब उनको माथा टेका तो आसाराम जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ आप मुख्यमंत्री बनोगे। और उन्होंने आते ही यहाँ पे सरकार गिराने की कवायद शुरू कर दी। रात को 12 बजे जब सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया तो चौधरी बंसीलाल जी ने अडवाणी जी के पास फोन किया था, क्योंकि उस समय हरियाणा के जो प्रभारी थे वो नरेंद्र मोदी जी थे, सह प्रभारी मनोहर लाल खट्टर जी थे। इन्होंने सरकार गिराई और बंसीलाल जी ने फोन किया अडवाणी जी को, कहा कि आज तो मेरी पीठ में छुरा घोपा गया है, एक समय ऐसा आएगा जब आपकी पीठ में भी छुरा यही घोपेगा। तो ये राजनीतिक जो मूल्य हैं उनको गिराने का काम लगातार जारी है। 2014 से अब तक ONGC, NTPC, BSNL, एयरलाइंस, भारत पेट्रोलियम, LIC, सबसे पहले उन चीज़ों को बेचा गया जिसके अंदर इंडिया आता था, हिंदुस्तान आता था, भारत आता था। तो प्यार कहाँ से हुआ? 26 जनवरी को आपने भी सबने देखा, रूट डाइवर्ट किए गए। किसान अपनी मर्जी से दिल्ली के अंदर नहीं गया, सरकार ने भेजा, प्रशासन ने भेजा। तो ये किसानों को ये कहना कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये गलत है। एक और किसानों को आरोप लगता है सर कि विदेशों से फंडिंग हो रही है इस आंदोलन को। फिर सरकार क्या कर रही है? अगर विदेशी लोग फंडिंग कर रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या सिर्फ अपने भाजपा के कार्यालय बनाने में मस्त है? क्या सरकारें गिराने में व्यस्त है? विधायकों को खरीद रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही रही है, क्योंकि 35-35 करोड़ में इन्होंने विधायक तो खरीद लिए, लेकिन जो एक आम आदमी था, जो मिट्टी के लगाव वाला आदमी था, उन 40 आदमियों को ये तोड़ नहीं पाए। इनकी सबसे बड़ी चिंता यही है। तो सर एक और बताइए मुझे, जो मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी हैं, दुष्यंत चौटाला जी, जिनको आपने भारी बहुमत से अपने खुद के वीरेंद्र सिंह जी को हराया यहाँ से आपने, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी को आपने जिताया, आज वही लोग सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, किसका फेलियर है ये सरकार का फेलियर है। सरकार की जवाबदेही होती है जनता के प्रति, और जनता जब आज नाराज है, जनता सड़कों पे बैठी है, तो फिर उनको अपनी आलीशान कोठियाँ छोड़ देनी चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए, जनता की परेशानी पूछनी चाहिए, और अगर वो उनका हल नहीं कर पाते तो अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। नारनौल हल्के से विधायक हैं रामकुमार गौतम जी, उनका विधानसभा के अंदर बयान आया था कि खट्टर साहब 20 से 30 हज़ार SC-BC के पुलिस में भर्ती कर लो। तो क्या से लगता है, उनका क्या मकसद लगता है इसके बारे में? वो जातिगत उस पे बोल रहे हैं। जैसे वो दुष्यंत चौटाला कहते हैं सौदा की मैंने, रामकुमार गौतम का भी वही काम है, सौदा की मैंने। अच्छा, जब बड़ौदा में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि है ना, ये जाति, किसान जाति, जाट इतने बावड़े थोड़े हैं कि एक पंडित को रहेंगे, गालियाँ खाएंगे। विधानसभा के अंदर कहते हैं कि 20 से 30 हज़ार BC और दूसरे SC वालों को बैकलॉग के अंदर शामिल करो, और वहाँ पे किसानों को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये तो हर जगह पे अपनी वाणी बदल रहे हैं। तो जो नेता आज भी किसानों आंदोलन के खिलाफ हैं, क्या पंजाब वाली घटना उनके साथ भी घटित हो सकती है? देखो, लोगों में गुस्सा है और गुस्सा जायज भी है, काफ़ी लंबे समय से है। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, संयम के साथ विरोध करें, काले झंडे दिखाएं, रास्ता रोकें, लेकिन मार पिटाई ये थोड़ी सी असंवैधानिक लगता है। नरेंद्र मोदी जी जैसे कामरेड जी बैठे हैं, और इस तरह के नेताओं के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का सीधा सीधा कटाक्ष था कि भाई ये आंदोलन जीवी हैं, जब तक आंदोलन नहीं होता तब तक इनका जीवन नहीं चलता, और आंदोलन के सहारे ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये इसमें नरेंद्र मोदी जी का क्या से लगता है आपको? जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो सारा आंदोलन पे बेस्ड है। आप किसी को असहयोग को उठा के देख लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन उठाओ, फिर बाहर छोड़ो आंदोलन उठाओ। आंदोलन जीवी कहने से हमें दिक्कत नहीं है, हम आंदोलन जीवी हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन जब वो परजीवी कहते हैं तब हमें दिक्कत पैदा होती है। तब ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी एक छोटी सी मानसिकता के साथ अपना भाषण दे रहे हैं। उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि इस देश के नागरिक हैं, और यही लोग अपने काम धंधे से आज तक इस देश को यहाँ तक लेके आए। 70 साल में जो कुछ निर्माण हुआ, भारत भूखा मरता था। भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर किसने किया? राजनेताओं ने नहीं किया, वो किसानों ने किया, वो मजदूर ने किया, वो कमेरे वर्ग ने किया। लुटेरा तो पहले भी लूटता था, लुटेरा आज भी लूटता है। तो सर एक और बताइए आप कि ये जो पूरा आंदोलन जो चल रहा है, इसमें अब तक क्या खोया और क्या पाया आपने? खोने का तो हमने 300 भाई खो दिए जो कभी वापस नहीं आएंगे।
किसकी जिम्मेवारी मानते हो इसमें? ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार का या फेलियर है? जिन लोगों ने कभी दिल्ली देखी नहीं थी उन लोगों को दिल्ली क्यों जाना पड़ा? फिर सरकार ने रास्ते क्यों ब्लॉक किए? लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस फेंकी गई, पानी की बौछारें फेंकी गई, और वो भी कोरोना टाइम में फेंकी गई जब कहते कि ठंड से बचिए, तब सरकार ही उनको कोरोना से वो कर रही थी। तो मैं तो कहता हूँ सरकार का फेलियर था, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और पाया हमने ये कि हमारा हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान हमारा भाईचारा बढ़ा। इन लोगों ने सिखाया कि एक वेल मैनेज्ड जो आंदोलन होता है वो किस प्रकार से चलाया जाता है, शांति प्रिय ढंग से किस प्रकार से चलाया जा सकता है। इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। सर आप ये बताइए, ये आंदोलन और लंबा चल गया, सरकार नहीं मानती, तो किसानों का अगला कदम क्या होगा? सरकार संवैधानिक तरीके से रह के, मर्यादा में रह के, शांति प्रिय ढंग से आंदोलन चाहे 2024 तक चले, सड़कों से उठने वाले नहीं है। आर पार के मूड में है। आर पार के मूड में रहेंगे, लेकिन शांति प्रिय ढंग से रहेंगे। अंत में आप सरकार से क्या अपील करोगे सर? सरकार से अपील तो बहुत दिन हो गए करते हुए, सरकार ने अपील सुनी कहाँ है? सरकार तो है ना बिल्कुल अपने घमंड में है, कुर्सी के मोह जाल में फंसी हुई है। वो लोगों के बीच में आए, लोगों की बात सुने। अगर एमएसपी देने की बात है तो उनको एमएसपी देनी चाहिए। आज आप हरियाणा में देख सकते हैं, हरियाणा वासियों ने देवीलाल परिवार से क्या छुपा के रखा? उनके घर से 5 विधायक हैं। अमित सियाग जी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। अभय चौटाला जिन्होंने इस्तीफा दिया वो इनेलो से हैं। दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला जी हैं, और रणजीत चौटाला निर्दलीय, वो भी सरकार में शामिल हैं। छुपा के क्या रखा? और जब आज हरियाणा को जरूरत है इन लोगों की, तो फिर ये क्यों भाग रहे हैं? इनको भी जनता के बीच में आना चाहिए। तो ये थे प्रदीप पहलवान जी। एक प्रश्न मेरा और रह गया सर, लगातार जो कर्मचारी किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं उनको लगातार सस्पेंड किया जा रहा है, इसके बारे में और बता दीजिए सर। जो कर्मचारी सस्पेंड हुए, कम से कम उनका जमीर तो जागा, उन्होंने आवाज़ उठाई। जो आज नहीं बोल रहे हैं, नंबर सबका आएगा। जैसे हमने कहा, आज इतने बड़े देश में खुद की एयरलाइंस नहीं है, एयरपोर्ट के नाम बदले जा रहे हैं, खेल स्टेडियम के नाम बदले जा रहे हैं, तो जमीर नंबर तो सबका आ रहा है। लेकिन जिसने टाइम पे रह के, समय पे रह के समाज का साथ दिया, किसानों का साथ दिया, कर्मचारियों का साथ दिया, उनका तहे दिल से स्वागत है, आभार है। और हम उन लोगों के साथ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उनके हर मुश्किल टाइम में साथ खड़े हैं। ये थे हमारे बीच प्रदीप पहलवान जी, काफ़ी प्रसिद्ध हैं किसान आंदोलन के अंदर। अपनी मतलब जॉब की भी परवाह नहीं करते हुए ये आंदोलन के अंदर खटखट टोल प्लाजा के ऊपर बैठे हैं, और इन्होंने अपनी बेबाक टिप्पणियों के द्वारा सीधा सीधा सरकार को कहा है कि ये सरकार इन बातों को, किसानों का जो मुद्दा है, किसानों के जो ये तीनों काले बिल ले आए हैं सरकार, इनको तीनों को वापस ले ले, वरना आने वाला समय सरकार के लिए और घातक होने जा रहा है। जय हिंद।